पहले भविष्य बताने का काम करता था, अब भविष्य बनाने का काम करता हूँ। वो गांधी विरासत को हड़पने और नष्ट करने के एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। गांधी अब भी हजम नहीं हो पा रहा है इनसे। अब गांधी को कैसे ख़त्म किया जाए उसका प्रयास चल रहा है। तो हाँ, बनारस बैटल ग्राउंड बनने जा रहा है, गांधी विरासत को बचाने का बैटल ग्राउंड। इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था प्रधानमंत्री और सरकार को मणिपुर के सवाल पर जुबान खोलने पर मजबूर करना। बनारस में सर्व सेवा संघ को लेकर अब आंदोलन तेज हो चुका है और ऐसे में देश भर के जो तमाम बड़े बुद्धिजीवी हैं वो इस आंदोलन में शामिल होने आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफेसर योगेंद्र यादव मौजूद हैं। सर, आप लोग बनारस तक आ गए हैं। आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोग आंदोलन जीवी हैं, किसी आंदोलन में भी आप पहुंच जाते हैं। बनारस की रूपरेखा बन रही है, जिस तरह से सर्व सेवा संघ की जमीन का मामला सामने आया है, आगे की क्या रणनीति है और किस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़े? आंदोलन इस देश का प्राण है। सवाल ये होना चाहिए कि जिस आंदोलन में हम शामिल हो रहे हैं वो सच्चा है या नहीं। अगर सच्चे आंदोलनों में आप शामिल हों तो ये तो आपके लिए गर्व का विषय होना चाहिए। जो बनारस के सर्व सेवा संघ में सरकार ने किया है वो गांधी विरासत को हड़पने और नष्ट करने के एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। ये पहले साबरमती आश्रम गुजरात में हो चुका है, यही गांधी ग्राम वर्धा के अंदर प्रयास हुआ था और उसी खेल को अब यहाँ पे खेला जा रहा है। सवाल केवल 13 एकड़ जमीन का नहीं है। ये जमीन दी गई सरकार द्वारा और क्या सरकार आज कहती है नहीं, ये तो नाजायज कब्जा था। तो ये सरकार कह रही है कि विनोबा भावे जिसने पूरे देश को जमीनें दिलवाई वो 13 एकड़ जमीन पे कब्जा करके बनारस में बैठा हुआ था। वो जयप्रकाश नारायण कब्जे की जमीन के ऊपर एक संस्थान बना रहे थे। नारायण देसाई देश के प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं, रेल मंत्री यहाँ आए हैं, अचानक ये जमीन नाजायज हो गई। ये और कुछ नहीं है, सीधे सीधे एक तो जमीन हड़पने का मामला है, लेकिन जमीन हड़पने से बड़ा गांधी की विरासत, क्योंकि बाकी जब चीजें हजम कर लेते हैं, गांधी अब भी हजम नहीं हो पा रहा है इनसे। बाहर जाके विदेश में अब भी कहने की हिम्मत नहीं है कि मैं गॉडसे के देश से आया हूँ, मैं गॉडसे की विचार का परम वारिस हूँ। आज भी कहते हैं कि मैं गांधी के प्रदेश से आया हूँ। अब गांधी को कैसे ख़त्म किया जाए उसका प्रयास चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पॉलिटिकल सपोर्ट मिल पा रहा है? जिस तरह से विपक्ष के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, अगर कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी, इन सभी का सपोर्ट इस आंदोलन को मिल पा रहा है? आंदोलन बढ़ेगा और विपक्ष का सपोर्ट भी बढ़ेगा। अभी आपने देखा यहाँ पे आज दिग्विजय सिंह जी का संदेश पढ़ के सुनाया गया। मेरे विचार से कई और नेता अपना इसके बारे में समर्थन जाहिर कर चुके हैं और आने वाले महीनों में जो इसके प्रतिरोध को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम बना है, मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें विपक्ष भी शामिल होगा। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, इस देश का असली विपक्ष केवल संसद में नहीं है, असली विपक्ष सड़क पे है। तो क्या ये माना जाए कि बनारस बैटल ग्राउंड बनने जा रहा है 2024 के लिए और जो तमाम बड़े आंदोलनकारी लोग हैं वो यहाँ पर आंदोलन करेंगे? हम इसे 2024 के बैटल ग्राउंड के रूप में नहीं देख रहे। ये तो इन्होंने चुना है ना यहाँ पे इस तरह की हरकत करना। तो हाँ, बनारस बैटल ग्राउंड बनने जा रहा है, गांधी विरासत को बचाने का बैटल ग्राउंड। आप इसे 2024 से जोड़ के देखें, लेकिन हमारे लिए ये गांधी विरासत, जो लड़ाई साबरमती में लड़ी जानी चाहिए थी, नहीं लड़ी जा सकी, जो लड़ाई वर्धा में पूर्ण नहीं की जा सकी, वो लड़ाई अब बनारस में लड़ी जाएगी। काशी में है, पीएम ये बात कह चुके हैं कि वो तीसरे टर्म में आ रहे हैं। तो ये माना जाए, चूंकि आप बनारस के भी नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे, क्या तीसरे टर्म में मोदी को यहाँ से भी समर्थन मिल रहा है? मैं यहाँ कोई सेफोलॉजी करने तो आया नहीं हूँ भाई। पहले भविष्य बताने का काम करता था, अब भविष्य बनाने का काम करता हूँ। मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ कि इस तरह की घिनौनी हरकत जो हुई है, ये प्रधानमंत्री की जानकारी के बगैर तो हो नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के इशारे पे ये सर्व सेवा संघ, जो गांधी की विरासत है, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि बनारस की जनता और देश की जनता गांधी के विरासत को नष्ट करने को हल्के में नहीं लेगी। किताबों को जिस तरह से फेंका गया, तस्वीरें आई, पब्लिक का सपोर्ट उस तरह से मिल रहा है, काशी के लोग उस तरह से सपोर्ट में आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि अभी लोगों को और ज्यादा जगाने की, आंदोलन में शामिल करने की जरूरत है? जाहिर है, ये तो समय लगता है। कोई एकदम तो ऐसा होता नहीं है कि ऐसी किसी घटना पे जनता एकदम रातों रात खड़ी हो जाए। धीरे धीरे हो रहा है। आपने देखा आज कितनी महिलाएं आई, संघर्ष करने वाले लोग आए, देश के अलग अलग इलाकों के लोग आ रहे हैं। तो आंदोलन उठ रहा है।
और जब अपने पूरे उफान पे होगा, उठान पे होगा, तो इससे बीजेपी आरएसएस को काफ़ी परेशानी होगी। ट्रैक्टर यात्रा भी निकलेगी यहाँ? पता नहीं, वो तो टिकैत जी ने बोला, अभी ऐसा कोई नियम बना हो या ऐसा कोई प्रॉपर प्लानिंग हुई हो मेरी जानकारी में नहीं। तो इसका मतलब यह है कि इस आंदोलन का चेहरा भी टिकैत साहब ही बनने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि मंदिरों पर अब रजिस्ट्री करानी होगी, नहीं तो आरएसएस कब्जा कर लेगा। गांधीवादी आंदोलनों की खूबसूरती ये होती है कि उसका चेहरा कोई नहीं होता है ना। सब लोग मिलके करेंगे और जो अच्छा कंट्रीब्यूट करे। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि आज टिकैत जी आए, कि इससे ये मामला जो गांधीवादी विरासत है और गांधी लोहिया जयप्रकाश की जो विरासत है अब उससे भी आगे बढ़ रहा है। ये बहुत ही शुभ संकेत है और मैं समझता हूँ इस आंदोलन की मजबूती का संकेत। एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहते हैं, क्या ये करो या मरो वाली स्थिति है क्या, कि ये आंदोलन अगर सफल हुआ तो बाकी आंदोलनों की नींव भी इसी आधार पर पड़ेगी, नहीं तो ये फिर खत्म हो जाएगा मामला? नहीं तो खत्म हो जाएगा वाली बात तो खैर नहीं है, लेकिन निश्चित ही ये आंदोलन अगर मजबूत होता है तो इससे देश के बाकी सब इलाकों में एक मजबूती आती है और पूरा जो गांधीवादी संस्थाओं, गांधी की जो विरासत के बारे में एक जो भाव आ गया था कि भाई अब तो थक गए हैं, सब लोग बुजुर्ग हैं, थक गए हैं, मोदी जी के इस काम ने गांधीवादी संस्थाओं में, गांधीवाद विचार के लोगों में, गांधीवादी कार्यकर्ताओं में एक नए प्राण फूंक दिए हैं। तो हो सकता है आखिर में हम कहें थैंक यू मोदी जी, बहुत अच्छा काम किया। एक पॉलिटिकल कमेंट आपसे चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एनालिस्ट करते हैं। जिस तरह से कल पार्लियामेंट में हुआ, फ्लाइंग केस को लेकर विवाद बढ़ा, स्मृति ईरानी आगे आ गई, राहुल गांधी बोल रहे थे, लगातार जो 35 मिनट के उस भाषण में बोलने में काफ़ी ज़्यादा टोका टाकी हुई। इस पूरे भाषण को और नो कॉन्फिडेंस मोशन को आप कैसे देखते हैं, जबकि विपक्ष को पता है कि आसानी से हासिल किया जा सकता है, इसमें कोई दम नहीं? इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था प्रधानमंत्री और सरकार को मणिपुर के सवाल पर जुबान खोलने पर मजबूर करना। देखिए देश में किस तरह की घटना हो रही है। एक वीडियो तो आ गया और उसके बाद मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसी तो सैकड़ों चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ, मतलब सैकड़ों बातें हो रही हैं। 3 महीने से देश के एक इलाके में गृह युद्ध की स्थिति है, हमारी ही पुलिस और फौज में भिड़ंत हो रही है, वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर बचा नहीं है। गवर्नर खुद ट्रैवल करती हैं एक इलाके तक, एक जाति के लोगों को अपनी कार में बैठाती हैं, उसके बाद कार का ड्राइवर बदलता है। ये स्थिति आ चुकी है और प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो मैं समझता हूं इस नो कॉन्फिडेंस मोशन ने कल देश के गृह मंत्री को मजबूर किया। अभी प्रधानमंत्री बोले नहीं है, पर अगर बोलते हैं, मणिपुर पे कुछ भी बोलते हैं, मुंह खोलते हैं, तो मैं समझता हूं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन सफल हो गया। और अगर इसके बाद भी प्रधानमंत्री मणिपुर पे नहीं बोलते हैं तो भारत के लिए बहुत ही शर्मनाक दिन हो। पीएम संसद में नहीं आ रहे हैं, वो कहा जा रहा है कि जब बोलने का समय होगा 4 बजे शाम को तब वो आएंगे। लगातार वो संसद से गैर हाजिर भी रहे हैं, इस पर कोई संकेत आपको लग रहे हैं, मिल रहा है कोई? अहंकार की सीमा है अब, और हमेशा होता है, हर सत्ता के साथ होता है कि जब उसका अंत समय नज़दीक आता है तो अहंकार अपनी पराकाष्ठा पे होता है। तो इस समय अहंकार की पराकाष्ठा है। मैं तो समझता हूँ पीएम जब संसद में आए तो मिठाई बांटनी चाहिए, दोनों पार्टियों को बांटनी चाहिए कि चलिए पीएम देखने को तो मिल गए हमारे को, है ना। इस वक्त जो सत्ता का अहंकार है वो इस सत्ता को लेके डूबेगा। और उस मायने में जो राहुल गांधी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि लंका में आग रावण के अहंकार ने लगाई थी, वो सच। ठीक, हमारे साथ योगेंद्र यादव हैं, वो कह रहे हैं कि लंका में इस बार आग लगेगी और वो भी रावण के अहंकार से। और ये देखना होगा कि 24 का बैटल ग्राउंड क्या बनारस बनने जा रहा है और सर्व सेवा संघ की जमीन ये नींव तैयार कर रही है। वाराणसी से जयपाल।